आज बात होगी भारत के विदेश नीति की। और विदेश नीति में अफगानिस्तान के प्रति भारत की नीति क्या होनी चाहिए इस पर, क्योंकि अफगानिस्तान में चल रहे जो सरकार हैं उसे हम तालिबान कहते हैं और तालिबान को कई देशों ने धीरे धीरे मान्यता देना शुरू कर दिया है। क्या अब यह सही वक्त आ गया है कि भारत को भी तालिबान का सही में समर्थन करना चाहिए और उसके सरकार को मान्यता दे देनी चाहिए? यह हम आपके ऊपर छोड़ेंगे। लेकिन आज की कहानी में हम अफगानिस्तान के पूरे कहानी को समझने का प्रयास करेंगे कि अफगानिस्तान यहां तक पहुंचा कैसे। कहानी शुरू तब होती है जब अफगानिस्तान सिल्क रूट के रूप में जाना जाता था और इसका सितारा बुलंद था। हजारों साल पहले यह जगह भारत, चीन और यूरोप को जोड़ने वाला एक व्यापारिक मार्ग या हाईवे था। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध चीजों में बामियान की बुद्ध की मूर्तियां, हेरात की मस्जिदें और काबुल की हलचल, ये निश्चित रूप से इस अफगानिस्तान के शान माने जाते थे। यहाँ पर कई वर्षों से मोनार्की चला आ रहा था, राजतंत्र चला आ रहा था। इसी राजतंत्र में एक शासक हुए जिसका नाम था जहीर शाह। ये अफगानिस्तान का 1933 में राजा बने। माना जाता है कि यह एक शानदार और मस्त मौला राजा थे। इन्होंने व्यवस्था को चलाने के लिए और लोगों के मन में अपना प्यार भरने के लिए 1964 में एक नया संविधान भी बना दिया, जिसमें संसद और कुछ लोकतांत्रिक आजादी का भी इन्होंने टेलर दिखाने का प्रयास किया। लेकिन मामला यह था कि असल में यह जो राजनीति थी या सत्ता था, यह सत्ता केवल इनके खानदान के आसपास या इर्द गिर्द ही घूमते रहा। काबुल के हलचलों में मॉडर्नाइजेशन की बातें बहुत आम हो चुकी थी, क्योंकि राजा मस्तमौला था और मॉडर्नाइजेशन पर जोर देता था। लेकिन उस अफगानिस्तान के गांव के लोगों का कहना कुछ और ही था। उनका कहना था कि हमारे यहाँ जो पुराना ढर्रा है वही हमें चाहिए, नहीं चाहिए आपका मॉडर्नाइजेशन। हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं। ये उनके गांव की कहानी थी। उस दौर में एक और कहानी यहां पर जुड़ती है, क्योंकि दुनिया में विश्व शीत युद्ध का उस समय दौर चल रहा था। दो देश पूरी दुनिया को आपस में बांटने में लगे हुए थे। वो दो देश थे सोवियत यूनियन और अमेरिका। और दोनों ने यह प्रयास शुरू कर दिया कि अफगानिस्तान को किस तरह से अपने गैंग में शामिल किया जाए। अब हमको यह समझना होगा कि अफगानिस्तान का एक और पात्र है जिसको समझे बिना हम अफगानिस्तान के उस मूल कहानी तक नहीं पहुंच सकते हैं। उस व्यक्ति का नाम है मोहम्मद दाऊद। मोहम्मद दाऊद वह व्यक्ति है जो जहीर खान यानी कि जो शासक हैं उनका चचेरा भाई है और साला भी है। इससे अब आपको अनुमान हो चुका होगा कि यह उस खानदान का सबसे खास आदमी है या सबसे खास व्यक्ति है। दाऊद खान 1953 से 1963 तक अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री रहा और वो ऐसा हीरो था जो कहता था कि मैं पूरे अफगानिस्तान को मॉडर्न बना दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मॉडर्नाइजेशन अफगानिस्तान में आएगी। ये भाषा था इस प्रधानमंत्री का। उसने सोवियत यूनियन से अपनी दोस्ती कर ली और धीरे धीरे उसने वहां पर मॉडर्नाइजेशन की रेखा खींचनी शुरू की, सड़कें बनवाई, स्कूल खोले और सेना को ताकतवर बनाने का भरपूर प्रयास किया। वह भी एक मस्त मौला स्टाइल का व्यक्ति था। धीरे धीरे उसका वर्चस्व बढ़ना शुरू हुआ। लोग उसे लाल शाह भी कहना पसंद करने लगे, क्योंकि वह सोवियत यूनियन के काफी करीब था। लेकिन एक घटना हुई 1963 में। जो शासक थे जहीर शाह, उन्हें यह लगने लगा कि भाई ये अपना दबदबा कायम कर रहा है, तो उसे प्रधानमंत्री पद से जहीर शाह ने हटा दिया। अब राजा को उसका डर तो सता ही रहा था, लेकिन अब दाऊद खान भी चुप बैठने वाला नहीं था। वो भी अब अपने सही वक्त का इंतजार करने लगा।
दाऊद खान ने सोचा कि ठीक है, मैं चुप बैठता हूं, लेकिन यह फिल्म अभी बाकी है, इसको मैं तुम्हें अच्छे तरीके से दिखाऊंगा। और वो मौके के तलाश में पूरी तरह से जुट गया। समय आया 1973 का और कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट भी इसी समय आया। जहीर शाह जो शासक थे वो इलाज के लिए इटली चले गए। काबुल में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया था और दाऊद खान ने सोचा कि यही मौका है, अब मैं इस पूरे पिक्चर का डायरेक्टर बन सकता हूं, मतलब शासक बन सकता हूं। 17 जुलाई 1973 को दाऊद ने अपनी वफादार सेना और पीडीपीए, जिसे पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान कहा जाता है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है मूल रूप से, उसकी मदद से अफगानिस्तान में तख्ता पलट कर दिया और दाऊद खान ने काबुल के प्रेसिडेंशियल पैलेस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। टैंक, सैनिक और रेडियो स्टेशन पर भी पूरी तरह से कब्जा हो गया। जहीर शाह को इटली में ही इसने रिटायरमेंट दे दी और 2500 साल पुरानी जो अफगानिस्तान में राजशाही व्यवस्था चली आ रही थी उसको इसने खत्म कर दिया, मतलब राजशाही फिल्म समाप्त हो गया। दाऊद ने अफगानिस्तान में गणतंत्र की घोषणा की और खुद को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों बना लिया। एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों बन गए। दाऊद खान ने गणतंत्र बनाकर काबुल को एक नया मामला देना चाहा और एक नई कहानी इसके साथ जोड़ दी। उसका जो विचार था पूरी तरह से कि हमें अफगानिस्तान का मॉडर्नाइजेशन करना है, स्कूल खोलने हैं, कॉलेज खोलने हैं और सड़कों का जाल बिछाना है, उसने यह करने का प्रयास शुरू कर दिया। उसने जमीन का भी बंटवारा किया, बड़े बड़े जमींदारों से उसने जमीन छीनकर गरीबों को देना शुरू कर दिया ताकि लोग कह सके वाह क्या अफगानिस्तान का हीरो है। इसने महिलाओं के हक के लिए भी काम किया, लड़कियों की शिक्षा और नौकरियों को बढ़ावा देने का पूरा प्रयास किया। काबुल में लड़कियां स्कर्ट पहनकर कॉलेज जाने लगी। उसने सोवियत यूनियन से ढेर सारा पैसा और हथियार लिया और पाकिस्तान के नाक में दम करके रख दिया। क्योंकि दाऊद की कहानी यह थी कि दाऊद एक पख्तून राष्ट्रवादी नेता था और यह चाहता था कि पख्तूनिस्तान जो पाकिस्तान का हिस्सा है उसे अफगानिस्तान में मिला लिया जाए, उसे अफगानिस्तान का हिस्सा बना लिया जाए। पाकिस्तान को यह बात लाल मिर्ची की तरह चुभ रही थी। पाकिस्तान को डर था कि अगर पख्तूनिस्तान बन गया तो उसका एक हिस्सा टूट जाएगा। हमने आपको बताया था कि कोल्ड वार का माहौल था और दाऊद सोवियत यूनियन का दोस्त था और पाकिस्तान अमेरिका का दोस्त था। अब यहां से कहानी एक नई करवट लेगी। बस यहीं से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में खेल करने की ठान ली। वो सोचने लगा कि हम ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट करेंगे जो अफगानिस्तान को अंदर से कमजोर कर देगा। पाकिस्तान ने धार्मिक और पख्तून समूह को चुपके से फंडिंग करनी शुरू कर दी। ये वे बीज थे जो बाद में जाकर मुजाहिदीन और फिर तालिबान के रूप में उगे और एक बड़े पेड़ बने। तालिबान के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तालिबान एक सुन्नी इस्लामिक कट्टरपंथी आंदोलन और सशस्त्र संगठन है जो 1994 में अफगानिस्तान के कंधार में शुरू हुआ। तालिबान शब्द पश्तो भाषा से आया है जिसका अर्थ होता है छात्र, तालिब जिसका अर्थ होता है छात्र। ये ज्यादातर पख्तून समुदाय के लोग थे जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मदरसों में यानी कि इस्लामिक स्कूलों में पढ़ रहे थे। इन्होंने मदरसों में सख्त और कट्टर देवबंदी इस्लाम की शिक्षा प्राप्त की जिसे सऊदी अरब से काफी फंडिंग मिलता था। तालिबान का मकसद था अफगानिस्तान में शरिया कानून को लागू करना और उस मॉडर्नाइजेशन को खत्म करना जिसको दाऊद लाना चाहता था। अब फिर आते हैं दाऊद की उस कहानी पर।
इसने अपने पुराने दोस्त पीडीपीए को, जो कम्युनिस्ट थे, को दबाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि पीडीपीए अपना बहुमत मजबूत कर रहा है, अपने पावर को बहुत बढ़ा रहा है। पीडीपीए यानी कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की है, 1965 में बनी एक कम्युनिस्ट पार्टी थी जो सोवियत यूनियन को रिप्रेजेंट करती थी, उसके लाल विचारधारा को प्रेरित करती थी। इसका मकसद था अफगानिस्तान में मार्क्स और लेनिन के रास्ते को अपनाना और उस पर अफगानिस्तान को ले जाना। पीडीपीए को सोवियत यूनियन का फुल सपोर्ट प्राप्त था, लेकिन अफगानिस्तान की धार्मिक और कबीलाई जनता इसे काफिरों की साजिश मानती थी। उसे लगता था कि सोवियत यूनियन अगर कुछ कर रहा है तो ये काफिर लोग हैं और ये हमारे इस्लाम की जो व्यवस्था है इसके लिए खतरा है। फिर भी पीडीपीए ने सेना और शहरों में कुछ समर्थन जुटाया। खासकर काबुल के क्षेत्र में पीडीपीए का अच्छा समर्थन प्राप्त हुआ। 1978 में एक बड़ा ट्विस्ट आया, और वो क्या ट्विस्ट था? पीडीपीए के एक बड़े नेता मिर्जा अकबर खैबर की हत्या हो गई। पीडीपीए ने इसका इल्जाम दाऊद पर लगा दिया। दाऊद ने घबराकर पीडीपीए के टॉप नेताओं को जेल में डालना शुरू किया, क्योंकि उसे यह लग गया था कि हमें पीडीपीए छोड़ेगी नहीं। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, यानी कि फाइनल मिस्टेक थी। 27 अप्रैल 1978 को पीडीपीए ने सेना की मदद से अफगानिस्तान में शौर्य क्रांति को शुरू किया। दाऊद और उसके परिवार को मार डाला गया। पीडीपीए ने सत्ता हथिया ली और नूर मोहम्मद तराकी को राष्ट्रपति बनाया। 1979 में सोवियत यूनियन ने अपनी सेना काबुल में उतार दी ताकि पीडीपीए को पूरी तरह से बचाया जा सके। ये ऐसा था जैसे कोई अनचाहा मेहमान शादी में घुस आए और अचानक से सारा माहौल खराब कर दे। पाकिस्तान ने कहा अब मौका है सोवियत संघ को सबक सिखाने का, और पाकिस्तान ने अमेरिका और सऊदी अरब के साथ मिलकर मुजाहिदीन, जो कि वही पख्तून लोग थे, जो धार्मिक लड़ाका थे, इनको हथियार, पैसा और ट्रेनिंग देने का पूरा प्रयास किया। इसमें अमेरिका के एक विदेश मंत्री थे जिसका नाम था हेनरी किसिंजर। इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इसका कभी कहानी आपको अलग हम वीडियो में बताएंगे। इसमें ज्यादातर जो लोग जुड़े हुए थे हथियार उठाने में, वो पख्तून थे जो पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ते थे। इन मदरसों में सख्त इस्लामी शिक्षा दी जाती थी। यहीं से तालिबान की कहानी की शुरुआत हुई, यानी कि नींव पड़ी। मुजाहिदीन ने सोवियत सेना को 10 साल तक खूब परेशान किया, खूब मारते पीटते थे, कहीं बम से उड़ा देते थे। इस तरह की घटनाएं चलती रही। 1989 में सोवियत सेना ने कहा कि अब समय आ गया है बैग पैक करने का, क्योंकि शीत युद्ध भी समाप्त होने के कगार पर था और सोवियत यूनियन की हार हो रही थी। यानी कि रूस अफगानिस्तान से 1989 में भाग गया। पाकिस्तान ने तालिबान को खूब सपोर्ट किया। क्यों किया? क्योंकि तालिबान पख्तून था और पाकिस्तान चाहता था कि अफगानिस्तान में इसका पिट्ठू शासन करता रहे, मतलब जो तालिबान है वो शासन करता रहे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने तालिबान को हथियार दिया, ट्रेनिंग दी और काफी पैसे दिए। पैसे इसलिए भी दिए गए क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। तालिबान टोयोटा पिकअप पे सवार होकर AK-47 लहराते हुए कंधार से काबुल की ओर बढ़ रहे थे। 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। तालिबान ने काबुल में सख्त शरिया नियम लागू किए, जैसे कोई सख्त हेडमास्टर स्कूल चला रहा हो। नियम क्या थे, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। लड़कियों के लिए नियम थे कि 6ठी क्लास के बाद स्कूल जाना बंद करना होगा और बुर्का पहनना होगा और घर में रहना होगा, घर से बाहर नहीं निकलना है। लड़कों के लिए था कि लड़के दाढ़ी रखेंगे वरना हजारों उनको कोरे मारे जाएंगे।
सांस्कृतिक रूप से जो पाबंदी थी, आप म्यूजिक नहीं सुन सकते थे, टीवी नहीं देख सकते थे, सिनेमा नहीं देख सकते थे, उनका कहना था ये शैतान का काम है क्योंकि इस पर अब बैन रहेगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई ने तालिबान को मान्यता भी दे दी, लेकिन बाकी दुनिया ने कहा ये बहुत बड़े खलनायक हैं, इन्हें मान्यता देना उचित नहीं है, यानी कि दुनिया ने मान्यता नहीं दी। तालिबान का दोस्त अलकायदा के ओसामा बिन लादेन था, जो अमेरिका में 2001 में 9/11 का हमला कराया। अमेरिका ने तालिबान से कहा हमें ओसामा को सौंप दो, वरना काबुल में काफी बम बरसाए जाएंगे। तालिबान ने जवाब दिया ओसामा हमारा मेहमान है और हम उसे नहीं देंगे। अमेरिका और नाटो ने काबुल पर खूब बमबारी शुरू कर दी। तालिबान उसके सामने टिक नहीं पाया, उसका शासन ढह गया और मुल्ला उमर अपने गैंग के साथ पहाड़ों में छिप गया। मुल्ला उमर वही है जो तालिबान का लीडर हुआ करता था, तालिबान का शासन चलाता था। अब अफगानिस्तान में अमेरिका के नेतृत्व में हामिद करजई की सरकार बनी। काबुल में फिर से स्कूल, कॉलेज और बाजार खुलने लगे। भारत ने काबुल में स्कूल, अस्पताल और संसद भवन बनवाए, जिसमें शहर के कुछ हद तक रौनकें लौट आई। लेकिन काबुल की हलचल पूरी तरह से शांत नहीं हुई। तालिबान ने पहाड़ों से गुरिल्ला युद्ध जारी रखा और काबुल में आत्मघाती हमले करते रहे। 2018 में काबुल को दुनिया का सबसे खतरनाक शहर घोषित किया गया। 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच दोहा में एक समझौता भी हो गया और 2021 में अमेरिकी सेना ने काबुल को छोड़ दिया। ये अमेरिका की दोहरी और दोगली नीति का परिचायक है। 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल पर फिर से कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़कर भागने का प्रयास किया और काबुल में अफरा तफरी मच गई। तालिबान ने कहा हम शांति से सत्ता लेंगे, लेकिन काबुल की हलचल फिर से डर और अनिश्चितता में डूब गई। तालिबान 2.0 फिर से शुरू हो गया और काबुल ने फिर से सख्त नियम देखने शुरू कर दिए। वही महिलाओं की पढ़ाई और नौकरी पर पाबंदी लगा दी गई, बाजारों में सख्ती कर दी गई, म्यूजिक पर कई प्रकार के पाबंद लगा दिए गए, गाने नहीं सुन सकते थे, इस प्रकार की व्यवस्था बनी। काबुल की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। विश्व बैंक, IMF ने काबुल को या अफगानिस्तान को सहायता देने से मना कर दिया और भूखमरी बढ़ गई। 2025 में रूस ने तालिबान को मान्यता दे दी, लेकिन भारत समेत ज्यादातर देशों ने ऐसा नहीं किया। काबुल की हलचल भूखमरी, बम धमाकों और अनिश्चितता में समेटते हुए दिखाई देने लगी। भारत ने काबुल में हमेशा शांति और विकास की कोशिश की। सहतूत बांध जैसी परियोजनाओं के लिए भारत ने $236 मिलियन की मदद दी, लेकिन तालिबान की वापसी ने भारत के निवेश को खतरे में डाल दिया। भारत ने काबुल में मानवीय सहायता भेजी, लेकिन तालिबान को मान्यता नहीं दी, क्योंकि उसका आशंका था कि आतंकी इतिहास से इसका और पाकिस्तान से इसके रिश्ते मजबूत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लेकिन अभी की स्थिति जो है, तालिबान का पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, यानी कि अब हमें ऐसा लगता है कि एक नई रणनीति अपनानी पड़ेगी। तालिबान को पहले पाकिस्तान का पिट्ठू माना जाता था, लेकिन अब स्थिति ऐसी नहीं है। इन दोनों के बीच में दरारें आई हैं। TTP आप लोगों ने नाम सुना होगा, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। इसने पाकिस्तान में कई हमले किए और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमले किए। भारत ने इसका फायदा उठाया और तालिबान से रिश्ते बढ़ाने का प्रयास किया। भारत ने अफगानिस्तान में $3 बिलियन से ज्यादा निवेश किया है, सड़कें, बांध, अस्पताल और संसद बनवाए हैं। भारत चाहता है कि चाबहार पोर्ट जो ईरान में है के जरिए अफगानिस्तान के साथ व्यापार बढ़े, ताकि पाकिस्तान के कराची और ग्वादर पोर्ट का
बाईपास किया जा सके। तालिबान भी चबहार को सपोर्ट करता है। अफगानिस्तान पर एक बहुत अच्छी पुस्तक आई थी, द लॉन्ग गेम, हाउ द वेस्ट लॉस्ट अफगानिस्तान एंड व्हाई इंडिया मस्ट सेट अप, जिसे विजय गोयल ने लिखा था। भारत के पूर्व विदेशी सचिव हैं ये। इस किताब में अफगानिस्तान के सियासत को भारत के जरिए दिखाने का प्रयास किया गया है। यह किताब एक सियासी थ्रिलर है जो बताती है कि अमेरिका में अफगानिस्तान का शो फ्लॉप हुआ। अमेरिका ने जिस तरह से वहां पर एक व्यवस्था स्थापित की जिसमें कहीं ना कहीं आतंक को एक नई रास्ता मिली, भारत अब उसको काउंटर करके भारत का अब समय आ गया है कि अफगानिस्तान को सपोर्ट करके वो हीरो बन जाए। भारत ने काबुल में हमेशा शांति और विकास की कोशिश की। सहतूत बांध जैसी परियोजनाओं के लिए भारत ने $236 मिलियन की मदद दी, लेकिन तालिबान की वापसी ने भारत के निवेश को खतरे में डाल दिया। भारत ने काबुल में मानवीय सहायता भेजी, लेकिन तालिबान को मान्यता नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि इसका आतंकी इतिहास रहा है और पाकिस्तान से इसके जो रिश्ते रहे हैं वो भारत के लिए चिंता का विषय रहा है। तालिबान पहले पाकिस्तान का पिट्ठू माना जाता था, लेकिन 2024-25 में तालिबान और पाकिस्तान की दोस्ती में दरार आ गई और आपने नाम सुना होगा टीटीपी का, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। इसने पाकिस्तान में कई हमले किए और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में भी कई हवाई हमले किए। भारत ने इसका फायदा उठाना चाहा और अब तालिबान से इसने थोड़े अपने रिश्ते मजबूत भी किए हैं। भारत ने अफगानिस्तान में $3 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है और इसमें सड़कें, बांध, अस्पताल और संसद भवन बनवाया है। भारत चाहता है कि चाबहार पोर्ट जो ईरान में है, इसके जरिए अफगानिस्तान के साथ व्यापार बढ़े ताकि पाकिस्तान के कराची और ग्वादर पोर्ट को बाईपास किया जा सके। तालिबान भी चाबहार पोर्ट को समर्थन देता है और ये भी यही चाहता है। अफगानिस्तान की भी चाहत यही है। अफगानिस्तान पर एक पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक का नाम है द लॉन्ग गेम, हाउ द वेस्ट लॉस्ट अफगानिस्तान एंड व्हाई इंडिया मस्ट सेट अप। विजय गोखले इसके लेखक हैं और यह भारत के पूर्व विदेशी सचिव रह चुके हैं। इस किताब में अफगानिस्तान के सियासत को उन्होंने पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया है। उनका कहना है इस किताब में कि अमेरिका अफगानिस्तान में फ्लॉप हो चुका है और इसका भारत को फायदा उठाना चाहिए। अब भारत चाहे तो हीरो की तरह अपना रोल अदा कर सकता है और अफगानिस्तान को अपने पक्ष में लेकर पाकिस्तान को एक नया घाव दे सकता है। तो चलिए, अब आपको सोचना है कि भारत को क्या करना चाहिए। तालिबान के साथ रिश्ते मजबूत करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ये मसला है। आप इस पर जरूर सोचेंगे। सोचकर कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हम लोगों का मनोबल बढ़ते रहे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में।